गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ऑप्टिक्स की इंटरफेरेंस यूनिट को हम कर रहे थे। इंटरफेरेंस की पिछली दो क्लासेस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, और उसके बाद यंग द्विस्लिट प्रयोग से हमने फ्रिंजेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि फ्रिंज पैटर्न कैसा आना है। आज की हमारा क्लास का टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेज, कला संबद्ध स्रोत। बेसिकली इंटरफेरेंस हमें रूटीन में ऑब्जर्व नहीं होता। आपने कभी देखा हो, आज अगर हम दो सोडियम बल्ब सेम कंपनी के, सेम पावर के, सेम टाइम मैन्युफैक्चर्ड हैं, उनको अगर लगा के पैटर्न ऑब्जर्व करें तो हर जगह उन दोनों की इंटेंसिटी का सम ही इंटेंसिटी होती है। कहीं भी हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस नज़र नहीं आती है। क्या कारण है? दोनों की आवृत्ति समान है, लेकिन इनसे किसी भी तरह का व्यतिकरण फ्रिंज का पैटर्न हमें प्राप्त नहीं होता है। कहीं ना कहीं क्या रीज़न है? तो बेसिकली जब व्यतिकरण की बात करते हैं तो हम एक शब्द काम में लेते हैं कि कलांतर समय के साथ नियत रहे। इसका मतलब ये है कि जो दो तरंगे हैं उनकी प्रारंभिक कलाएं इस तरह से हो कि वो समय के साथ नियत रहे। ऑप्टिक्स की भाषा में इसको हम कला संबद्ध स्रोत या कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। जब दो विभिन्न स्रोतों से जो प्रकाश तरंगें निकल रही है, अगर उनका कलांतर समय के साथ नियत रहे तो इन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोत से अंडरस्टूड है कि उनकी आवृत्ति समान रहनी है, तरंगदैर्घ्य समान रहना है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कलांतर समय के साथ नियत रहे। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो भी हमारे प्रकाश के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, उन सब के अंदर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वहाँ 10⁻⁸ सेकेंड 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहता है और लोअर स्टेट में ट्रांजिट करता है। इस ट्रांजिशन से जो रेडिएशन होते हैं वही हमें लाइट की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अब कभी भी कोई दो स्रोत ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁸ सेकेंड तक ही कला संबद्ध हो सकते हैं। इससे ज़्यादा उनकी कला संबद्धता नहीं हो सकती। इसे दो विभिन्न स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए अगर हमें दो कला संबद्ध स्रोत चाहिए तो हम एक ही स्रोत से दो स्रोत बनाते हैं। क्लास 12th में आपने पढ़ा है कि कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक है तरंगाग्र का विभाजन, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, एंड डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, मीन्स आयाम का विभाजन। डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, डिवीज़न एम्पलीट्यूड के कोई एग्जाम्पल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बात आती है कि अगर हम और डिटेल एनालिसिस पे जाएं तो ये कला संबद्धता कैसी होती है। तो यहाँ पर अगर हम कला संबद्धता की बात करें तो कला संबद्धता दो तरह की होती है। फर्स्ट इज कालिक संबद्धता, टेम्पोरल कोहेरेंस, और दूसरी होती है स्थानिक संबद्धता, स्पेशल कोहेरेंस। अगर हम सबसे पहले टेम्पोरल कोहेरेंस की बात करें, यानी कालिक संबद्धता की बात करें, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, हम जब कहते हैं कि एक स्रोत से तरंग आ रही है, क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन में वो साइनोसाइडल रहनी चाहिए, क्योंकि लगातार साइनोसाइडल फॉर्म क्रिएट होनी चाहिए। क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, तो अगर हम आवृत्ति की बात करें तो वहाँ पर आवृत्ति केवल और केवल एक आवृत्ति हमें प्राप्त होगी, न्यू। यानी अगर हम वहाँ पर आवृत्ति का ग्राफ देखें तो उस स्रोत के अंदर जो आवृत्ति है वो एक मोनोक्रोमेटिक होने के कारण केवल एक और केवल एक आवृत्ति हमें प्राप्त हो रही है। किंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं। एक प्रकाश स्रोत में भी बहुत बड़ी संख्या में परमाणु होते हैं,
जो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और ये सारे परमाणु एक निश्चित समय तक ही कला संबद्ध होते हैं। इस कारण प्रैक्टिकली जो हमें वहाँ पर प्राप्त होती है वो कुछ इस तरह से प्राप्त होती है, यानी वहाँ पर आवृत्ति एक न्यू नहीं होके उसके अंदर कुछ स्प्रेडिंग होती है, कुछ विस्तार होता है। यानी जो एक ही स्रोत से विभिन्न तरंगें प्राप्त हो रही है उनमें भी वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होकर कुछ विस्तार होता है। हम यहाँ एक ही स्रोत की बात कर रहे हैं, वो भी अपने आप में कला संबद्ध है या नहीं है, तो उसमें टेम्पोरल कोहेरेंस होनी चाहिए, यानी समय के साथ उसकी कला संबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, थ्योरेटिकल हम ये कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो वहाँ पर एक ही आवृत्ति होनी चाहिए। प्रैक्टिकली क्योंकि वहाँ बहुत सारे परमाणु उत्सर्जित अवस्था में जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट से उत्सर्जित करते हैं ऊर्जा, तो वहाँ आवृत्ति एक निश्चित नहीं होकर कुछ स्प्रेडेड होती है। अब ये स्प्रेडेड होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जब आवर्ती नियत नहीं है तो तरंग दैर्ध्य भी नियत नहीं है, इसलिए वो एक्यूरेटली साइनोसॉइडल हमें वेव फॉर्म नहीं मिलता है। इस अवस्था में हम ये कितने समय तक कला संबद्ध है, तो यहाँ दो चीज़ हम परिभाषित करते हैं। कला संबद्धता काल मीन्स टेम्पोरल टाइम और कला संबद्धता लंबाई। अगर एक स्रोत डेल्टा टी समय तक कला संबद्ध है तो इसको हम कोहेरेंस टाइम कहते हैं, कला संबद्धता समय। और इससे संगत जितनी दूरी या लंबाई आती है उसे कोहेरेंस लेंथ या कला संबद्धता लंबाई कहते हैं। तो ये बेसिक हमारी डेफिनेशन का पार्ट है कि अगर किसी स्रोत में डेल्टा टी समय तक कला संबद्धता है तो वो कला संबद्धता काल या टेम्पोरल कोहेरेंस टाइम या कालिक संबद्धता काल कहलाता है। और उससे संबद्ध जो लंबाई है, क्योंकि प्रकाश का वेग c है तो लंबाई L = c डेल्टा टी, ये संबद्धता लंबाई को प्रदर्शित करता है। अब हमारे पास कोई भी प्रकाश है, उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो एक नियत नहीं होकर इसमें वेरिएशन होता है। थ्योरेटिकली देखें और प्रैक्टिकल देखें तो लगभग ये वेरिएशन 0.001 एंगस्ट्रॉन से 0.01 एंगस्ट्रॉन तक वेरी करता है। कौन सा प्रकाश है ये इस पर निर्भर करेगा। किसी प्रकाश के अंदर लैम्डा में परिवर्तन कम है, किसी में ज़्यादा है, ये डिपेंड करेगा डेल्टा अलग अलग नेचर पे, उसमें किस तरह के परमाणु हैं। इस पे हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं Q = ये हमारा कहलाता है लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। मीन्स अगर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और लैम्डा में वेरिएशन डेल्टा लैम्डा है तो फाइनाइट प्योरिटी परिमित परिशुद्धता Q डिफाइन करते हैं। Q = लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। यदि लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, डेल्टा लैम्डा तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन है, तो हम वहाँ पर फाइनाइट प्योरिटी Q को डिफाइन करते हैं लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा से। देखिए, संबद्धता काल की बात करें तो संबद्धता काल डेल्टा न्यू से इस तरह से संबंधित है, यानी अगर आवर्ती में परिवर्तन डेल्टा न्यू है तो संबद्धता काल डेल्टा टी होगा। जितना आवर्ती में परिवर्तन ज़्यादा होगा संबद्धता काल कम होगा, यानी वह स्रोत उतने कम समय तक के लिए कला संबद्ध है। हम यहाँ पर एक बात लेते हैं कि यदि हम किसी स्रोत को अगर उसकी आवृत्ति डिवाइडेड बाय डेल्टा न्यू 10⁻⁻⁶, हम यहाँ एक बात लेते हैं, मान लीजिए किसी स्रोत के लिए डेल्टा न्यू अपॉन न्यू 10⁻⁻⁶ सेकंड या इससे ज़्यादा है तो इसे हम कला संबद्ध कहेंगे। हम इस रिलेशन से देखते हैं कि जो हमारी टेम्पोरल टाइम है मीन्स कला संबद्धता टाइम है वो आवर्ती में परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी डेल्टा न्यू में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा उतना डेल्टा टी कम होगा, यानी वो इतने कम समय के लिए हमारे पास कोहेरेंट रहेगा। अब अगर हम इसको लैम्डा की टर्म में बात करें तो देखिए हम ये जानते हैं कि लैम्डा = होता है c/न्यू या न्यू = होता है c/लैम्डा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा c/λ², यहाँ से डेल्टा लैम्डा विद नेगेटिव साइन।
अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं सी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अगर इसके आधार पर मैं डेल्टा टी को कैलकुलेट करूं तो डेल्टा टी आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी डेल्टा लैम्डा। यहाँ देखने की बात है, अगर आवर्ती में परिवर्तन है तो हमारा डेल्टा टी इस तरह से रिलेटेड है, लेकिन अगर लैम्डा में परिवर्तित है तो यहाँ से देख सकते हैं पुनः लैम्डा में जितना ज़्यादा परिवर्तन है वह उतना कम समय के लिए कला संबद्ध है। इसी तरह से अगर मैं एल की बात करूं, एल होता है हमारा सी डेल्टा टी, यानी सी लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी डेल्टा लैम्डा। इसको अगर हम चाहें तो देखिए सी और सी कैंसिल हो गया, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा, इसको लैम्डा क्यू लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हम सबसे पहले टेम्पोरल कोहेरेंस की बात करें तो किसी एक स्रोत अपने आप में कब मोनोक्रोमेटिक कहलाएगा, या हमने उसको डिस्कस किया है। ब्रीफ में देखें तो एक स्रोत में अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परमाणु हैं जो उत्तेजित अवस्था में जाते हैं, मूल अवस्था में आ जाते हैं और वह प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। इसमें भी जो विभिन्न परमाणु हैं वो भले ही समान आवर्ती समान तरंग दे रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, बट कंबाइंड इफेक्ट के फॉर्म में वहाँ आवर्ती का मान एक नहीं होके कुछ परिवर्तित होता है, यानी कुछ चेंज होता है उस आवर्ती में। इसी कारण कोई स्रोत किसी समय तक ही कला संबद्ध होता है, वो उसका कोहेरेंस टाइम, कला संबद्धता टाइम कहलाता है। वो इस आवर्ती के परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती है, या लैम्डा की टर्म में इस तरह से दिया जाता है। इसी से संगत हमारे पास कोहेरेंस लेंथ होती है जो हो गई सी डेल्टा टी, कितनी दूरी तक वो कला संबद्ध है, तो हम यहाँ से वर्कआउट करके निकाल सकते हैं कि सी डेल्टा टी इन दिस टर्म्स इस तरह से आएगा। तो ये पहला टॉपिक इसका पार्ट होता है टेम्पोरल कोहेरेंस। अब बात हम करेंगे स्पेटियल कोहेरेंस या स्थानिक कला संबद्धता। नाउ हम बात करते हैं स्थानिक कला संबद्धता की। स्थानिक या स्पेटियल कोहेरेंस से मतलब है, थ्योरेटिकल अगर हम बात करें कि कोई बिंदु स्रोत है और उससे बहुत दूरी पर दो बिंदु P1 और P2 हैं जिनके मध्य कोई दूरी है, तो ये दोनों कला संबद्ध होंगे, क्योंकि इनके मध्य जो भी तरंगें हैं वो साइनोसॉइडल होंगी और ये अपने आप में कला संबद्ध होंगे। किंतु ये तब तक सत्य है जब तक कि S1 को हम बिंदु स्रोत मान रहे हैं। वास्तविकता में जो स्रोत है कभी भी बिंदु स्रोत नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होती है। इसलिए उससे जब दो स्रोत बनाए जाते हैं तो उन दो स्रोत के मध्य एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उनकी कोहेरेंस खत्म हो जाती है। इसको हम संबद्धता लंबाई या स्पेटियल कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। इसको समझने के लिए इस फिगर को देखें। मान लीजिए यहाँ कोई स्रोत S है जिसकी चौड़ाई A0 है। हम कुछ भी कर ले, A0 बहुत कम नहीं हो सकता। अगर ये A0 है और इससे A दूरी पर हमने एक तल के अंदर दो स्रोत बनाए S1 और S2 जिनके मध्य दूरी D है, तो D का एक अधिकतम मान होगा जहाँ तक ये दोनों कला संबद्ध है। उससे ज़्यादा दूरी पर ये दोनों कला संबद्ध नहीं रहेंगे। उस अधिकतम दूरी को हम, जो D का मैक्सिमम मान आएगा, उसको हम नाम देते हैं स्थानिक संबद्धता लंबाई, स्थानिक संबद्धता लंबाई। अब इसको समझने के लिए आप देखिए, ये दूरी A है, ये दूरी D है, ये दूरी A0 है। देखें S1 S और S2 जो एंगल बन रहा है S1 S और S2, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से देख लें तो ये बनेगा D अपॉन A। ये D दूरी है और ये A है, तो ये हो जाएगा D अपॉन A। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये कोहेरेंट कब होंगे, जब ये एंगल एनी हाउ लैम्डा अपॉन A0 से कम हो। यानी अगर तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और अगर इस छिद्र की लंबाई A0 है तो D अपॉन A मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा अपॉन A0। ये हमारी बेसिक कंडीशन है कि ये दो स्रोत कला संबद्ध कम होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि D बाय A हमारा लैम्डा बाय A0 से कम होना चाहिए। तो जो हमारी मैक्सिमम कोहेरेंस लेंथ है, यानी D मैक्सिमम कितना हो जाएगा, D मैक्सिमम हो जाएगा A लैम्डा अपॉन A0। सिंबल हो सकता है कुछ बुक्स में अलग हो,
यहाँ ए नहीं लिया हो या डी नहीं लिया हो, लेकिन अगर मैंने इसको डी, इसको ए और इसको ए नॉट लिया है तो हमारे पास मैक्सिमम या कोरेंस लेंथ जो आएगी वो आएगी ए लैम्डा अपॉन ए नॉट। अगर हम इससे ज़्यादा दूरी कर देंगे तो उस अवस्था के अंदर ये कोरेंट नहीं रहेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि दो स्रोत ज़्यादा दूरी तक कोरेंट रहें तो ए नॉट कम होना चाहिए। थ्योरेटिकली जब ए नॉट जीरो होता है यानी एक बिंदु स्रोत होगा, यानी अगर ए नॉट जीरो होगा तो एल डब्ल्यू मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स कोरेंस लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। मीन्स अगर पॉइंट सोर्स हैं तो उससे दो सोर्स चाहे जितनी दूरी पर हो वो सदैव कला संबद्ध होंगे। प्रैक्टिकली कभी किसी स्रोत की चौड़ाई शून्य नहीं हो सकती, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ये स्रोत जितना छोटा हो उतना बेटर है। और यहाँ से देख सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए लैम्डा बढ़ाने की हमारी लिमिटेशन है। ए बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस आधार पर हम यहाँ पर स्थानिक कला संबद्धता लंबाई को कैलकुलेट करते हैं। नाउ आज के टॉपिक को मैं कंक्लूड करता हूँ। हमारे को सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। मीन्स अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे जो स्रोत है वो कला संबद्ध होने चाहिए। सामान्यतः दो अलग अलग स्रोत कभी कला संबद्ध नहीं होते हैं, इसलिए हम एक स्रोत से दो स्रोत बनाते हैं जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स हों। अब यहाँ पर बात आती है कि हम कैसे बनाएंगे, तो इसके दो तरीके हैं। डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, आयाम का विभाजन। आगे के टॉपिक्स में हम थिन फिल्म्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर वगैरह को पढ़ेंगे। डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, जहाँ हम बायप्रिज्म एट्सेट्रा की बात करते हैं, यानी या तो हम डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट या डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड से दो कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि क्या कोई स्रोत से हमने दो सोर्स बना दिए तो क्या वो कोहेरेंट होंगे, या एक स्रोत अपने आप में मोनोक्रोमेटिक कब है? तो सबसे पहले हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए बात करी टेम्पोरल कोहेरेंस की। एक स्रोत अपने आप में मोनोक्रोमेटिक तब कहलाएगा जब डेल्टा न्यू अपॉन न्यू यानी आवृत्ति में परिवर्तन बटा मूल आवृत्ति 10⁻⁻⁶ या उससे ज़्यादा हो। अगर ये है, माफ़ कीजिएगा, 10⁻⁻⁶ से कम हो, तब उस अवस्था में ये टेम्पोरल कोहेरेंस है। अगर ये इससे ज़्यादा है तो वहाँ टेम्पोरल कोहेरेंस नहीं है। इसी तरह से हमने टेम्पोरल कोहेरेंस के लिए कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस लेंथ कैलकुलेट करी। उसके बाद बात करते हैं कि क्या एक स्रोत से दो स्रोत बनाए वो सदैव कोहेरेंट होंगे, तो ना, वहाँ पर स्पेटियल कोहेरेंस, स्थानिक कला संबद्धता होनी चाहिए। स्थानिक कला संबद्धता का मतलब है कि स्रोत जितना छोटा होगा उस पर आधारित है। दो स्रोत के मध्य की दूरी एक पर्टिकुलर रिलेशन से बंधी है। अगर इससे ज़्यादा दूरी होगी तो वो स्रोत कला संबद्ध नहीं होंगे। इस जगह हमारी आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कमिंग क्लासेस के अंदर हम थिन फिल्म को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।